होंगी, जिसमें हमने ये कहा था कि प्रोटियोग्लाइकेंस के केस में हमारे पास जो है वो 2 कैटेगरीज को डिस्कस किया था, पर्टिकुलरली हेपारिन सल्फेट प्रोटियोग्लाइकेंस, ठीक है? एक सिंडिकेंस थी और दूसरी ग्लिपिकेंस। इन दोनों के केस में हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की थी कि हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। इस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में इन प्रोटियोग्लाइकेंस की कंसंट्रेशन जो है वो वेरी करती रहती है। लाइक किसी पर्टिकुलर केस में आपके पास जो है वो सेल की सरफेस के ऊपर ये दोनों प्रोटियोग्लाइकेंस जो है ये अबंडेंटली अवेलेबल है, लेकिन फॉर एग्जांपल सेल दूसरे सेल को किसी किस्म की जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता है या उनके दरमियान कोई कम्युनिकेशन होनी है, तो वो कम्युनिकेशन किस तरह से होगी? दिस पर्टिकुलर सेल हैज अ स्पेसिफिक एंजाइम्स लाइक प्रोटीनेज हमने डिस्कस किया था फॉर द क्लीवेज ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन ऑफ सिंडिकेंस, और फॉस्फोलाइपेज हमने डिस्कस किया था जो कि ग्लिपिकेंस का ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता है बिटवीन लिपिड एंड प्रोटीन। तो ये 2 एंजाइम्स को यूटिलाइज करते हुए सेल अपनी सरफेस पे प्रेजेंट इन प्रोटियोग्लाइकेंस की शेडिंग करवाना शुरू कर देता है, और जैसे ही प्रोटियोग्लाइकेंस जो है ये सरफेस से निकल के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, तो दिस विल बी अ टाइप ऑफ सिग्नल फॉर द नेबरिंग सेल्स, ठीक है? और वो सिग्नल्स किस किस्म के हो सकते हैं? लास्ट लेक्चर में आप लोगों को याद होगा कि हमने देखा था कि ये जो प्रोटियोग्लाइकेंस हैं, इनके ऊपर जो हेपारिन सल्फेट है, इस हेपारिन सल्फेट में डिफरेंट डोमेन्स प्रेजेंट होती हैं। तो मोस्ट ऑफ द सिग्नल मॉलिक्यूल आपके इस हेपारिन सल्फेट की एनएस डोमेन को आके बाइंड करते हैं, और इसके अंदर बाइंड करने के बाद इनमें मल्टीपल कंफर्मेशनल चेंजेस आ सकते हैं, इनहेंस प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन हो सकती है, या फिर जो है वो 2 हमने मैकेनिज्म रोल पढ़े थे जिनकी मदद से इनके जो है वो एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे। तो लेट्स रिवाइज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट जिसमें हमने कहा था कंफर्मेशनल एक्टिवेशन ऑफ एन इनएक्टिव मॉलिक्यूल। यानी प्रीवियसली जब आपका ये प्रोटियोग्लाइकेन सेल की सरफेस पे था, या फिर आपका ये वाला जो एंटीथ्रोम्बिन की अगर मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि प्रीवियसली ये एंटीथ्रोम्बिन अपनी इनएक्टिव कंफर्मेशन में प्रेजेंट था, और यहाँ से आप इसकी इनएक्टिव कंफर्मेशन को देख सकते हैं। दिस इज द कंफर्मेशन जो कि फैक्टर एक्स ए को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। हमने सीखे थे यूजुअली हमारे पास जो क्लॉटिंग का प्रोसेस है, इसमें वी हैव अ प्रोटीन थ्रोम्बिन, और ये थ्रोम्बिन क्या करती है? फिब्रिनोजिन जो कि आपके पास एक क्लॉटिंग प्रोटीन है, उसको उसकी एक्टिव फॉर्म में भी फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट करती है। और एफिशिएंट इंटरेक्शन बिटवीन थ्रोम्बिन और फिब्रिनोजिन डिपेंड करती है एक फैक्टर के ऊपर जिसको हम कहते हैं फैक्टर एक्स ए। तो अगर आपके पास जो है वो फैक्टर एक्स ए अवेलेबल नहीं होगा, इट मीन्स कि थ्रोम्बिन और फिब्रिनोजिन के दरमियान इंटरेक्शंस नहीं होंगी, और अगर थ्रोम्बिन और फिब्रिनोजिन के दरमियान इंटरेक्शंस नहीं होंगी, इट मीन्स कि आपका फिब्रिनोजिन फिब्रिन में कन्वर्ट नहीं होगा और क्लॉटिंग का प्रोसेस रुक जाएगा। तो इधर हमने ये मैकेनिज्म देखा था कि एक्चुअली फैक्टर एक्स ए को इनएक्टिव कराने के लिए या फैक्टर एक्स ए को यहाँ से रिमूव कराने के लिए एक प्रोटीन जो है वो उस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एंड द नेम ऑफ दिस प्रोटीन इज एंटीथ्रोम्बिन। और इस एंटीथ्रोम्बिन प्रोटीन को एक्टिव करवाने में आपके प्रोटियोग्लाइकेंस का इंपॉर्टेंट रोल है। यानी आप कह सकते हैं कि प्रोटियोग्लाइकेंस जो है ये ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। क्लॉटिंग होनी है या क्लॉटिंग नहीं होनी, ये प्रोटियोग्लाइकेंस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो अगर आपके प्रोटियोग्लाइकेंस की एक्सेसिव शेडिंग होगी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, these proteoglycans have heparin sulfate, और in heparin sulfate में you have two types of the domains, NS domain and NA domain. NS domain पे आपके पास previously एक inactive protein which is antithrombin bind करेगी, और बाइंडिंग की वजह से ये अपने इनएक्टिव से एक्टिव कंफर्मेशन में आ जाएगी। यू कैन सी कि ये आपके पास इसकी एक्टिव कंफर्मेशन है। तो जैसे ही आपका एंटीथ्रोम्बिन मॉलिक्यूल अपनी एक्टिव कंफर्मेशन में आएगा, ये फैक्टर एक्स ए को यहाँ से जो है वो इसको डिफ्यूज आउट कर देगा और अपने साथ बाइंड करवा लेगा, ठीक है? और जितना ज्यादा फैक्टर एक्स ए यहाँ से रिमूव होता जाएगा, उतनी ही इन दोनों प्रोटीन्स के दरमियान इंटरेक्शन कम होगी। इंटरेक्शन कम होने का मतलब है कि फिब्रिनोजिन फिब्रिन में कन्वर्ट नहीं हो रही और क्लॉटिंग का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। तो फर्स्ट मैकेनिज्म इज कंफर्मेशनल एक्टिवेशन ऑफ अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। तो ये कौन करवा रहा है? ये एक्चुअली प्रोटियोग्लाइकेंस करवा रहे हैं। सेकेंड मैकेनिज्म जो हमने देखा था जिसके थ्रू प्रोटीन जो है प्रोटियोग्लाइकेंस जो है ये कोई इंफॉर्मेशन कन्वे करती हैं, दिस पर्टिकुलर मैकेनिज्म वाज प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, और इसमें भी हमने एंटीथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन के दरमियान इंटरेक्शन देखी थी।
इट मीन्स कि हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि आपका जो एंटी थ्रोम्बिन है वो सिर्फ फैक्टर एक्स ए के साथ जो है वो इंटरेक्शन डेवलप करता है या इसको रिमूव करने की ब्लड क्लॉटिंग को स्टॉप करता है, बल्कि एंटी थ्रोम्बिन की प्रोटीन थ्रोम्बिन के लिए भी एफिनिटी है। तो अगर एंटी थ्रोम्बिन थ्रोम्बिन को रिमूव करा लेगा या उसके साथ बाइंड कर देगा तो अगेन वही मैकेनिज्म है कि थ्रोम्बिन अवेलेबल नहीं होगी और इन दी एब्सेंस ऑफ थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो अगेन रिस्पॉन्स विल बी द सेम कि आपके पास जो क्लॉटिंग का प्रोसेस है वो रुक जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है। इस मैकेनिज्म में आपका फैक्टर एक्स ए जो है वो रिमूव होने की बजाय आपकी जो एक्टिव प्रोटीन है थ्रोम्बिन इटसेल्फ उसकी इनएक्टिवेशन हो रही है। ठीक है, तो इसमें हमने ये देखा था कि जब आपके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रोटियोग्लाइकेंस की एक्सेसिव शेडिंग होगी तो these proteoglycans have two different types of the domains, acetylated domains and sulfated domains. Sulfated domains usually functional domains होती हैं। So again आपके पास जो एंटीथ्रोम्बिन का मॉलिक्यूल है प्रीवियसली ये अपनी इनएक्टिव कंफर्मेशन में था, लेकिन एनएस डोमेन ऑफ प्रोटियोग्लाइकन के साथ बाइंड करने के बाद ये इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में चला गया। एक्टिव एंटीथ्रोम्बिन ना सिर्फ फैक्टर एक्स ए के साथ बाइंड करता है जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है, बल्कि ये एक और प्रोटीन के साथ भी इंटरेक्शन डेवलप कर सकता है। इन द नेम ऑफ दिस प्रोटीन इज थ्रोम्बिन, विच मीन्स कि आपकी एक एनएस डोमेन के साथ एंटीथ्रोम्बिन बाइंड करेगा और रिएक्टिव हो जाएगा और दूसरी डोमेन के साथ आपकी थ्रोम्बिन बाइंड करेगी और जैसे ही अल्टरनेटिव डोमेन्स के ऊपर ये दोनों प्रोटीन बाइंड करेंगी देयर विल बी द इनहैंस्ड प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन बिकॉज अब ये दोनों प्रोटीन एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं, इंटरेक्ट कर रही हैं। तो जितनी ज्यादा एंटीथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन के दरमियान इंटरेक्शन होगी उतनी ही कम थ्रोम्बिन अवेलेबल होगी फॉर दी क्लॉटिंग पर्पसेस। तो लो लेवल आपका थ्रोम्बिन इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स या प्लाज्मा क्लॉटिंग के प्रोसेस को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। तो दिस वाज द सेकंड मैकेनिज्म जिसमें हमने क्या कहा था कि प्रोटियोग्लाइकन इनहैंस प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस के थ्रू किसी पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हम लोग एक्चुअली इस क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे हैं कि प्रोटियोग्लाइकन बनते क्यों हैं, आपकी कोर प्रोटीन के ऊपर सल्फेटेड ग्लाइकोजामाइनोग्लाइकन्स अटैच क्यों होते हैं। अगर आपसे ये सिग्निफिकेंस पूछी जाए कि प्रोटीन इंडिविजुअली वर्क क्यों नहीं करती, प्रोटीन प्रोटियोग्लाइकन्स की फॉर्म में क्यों प्रेजेंट होती हैं, तो हम यहाँ पे इस चीज को जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं कि ये जो प्रोटियोग्लाइकन्स हैं इनमें ये जो हेपरिन सल्फेट या ग्लाइकोजामाइनोग्लाइकन्स हैं एक्चुअली ये फंक्शनली इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन अकेले फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती बल्कि इनके साथ ये जो अटैच कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स हैं ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट लिगेंड को बाइंड करते हैं और उस लिगेंड को बाइंड करने के बाद उसमें मल्टीपल चेंजेस लेके आते हैं या उसका जो है वो किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के साथ जो इंटरेक्शन है उसको इनहांस कर देते हैं। थर्ड मैकेनिज्म वाज को रिसेप्टर फॉर द एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड कि अगर आपके पास किसी पर्टिकुलर लिगेंड की लो कंसंट्रेशन अवेलेबल है तो आपकी ये जो एनएस डोमेन है ये टू वे एक्ट कर सकती है, यानी एक तरफ ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगी और दूसरी तरफ लिगेंड के साथ बाइंड करेंगी और इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपका लिगेंड अगर लो कंसंट्रेशन में भी अवेलेबल है तो तब भी वो प्रोनाउंस्ड इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, यानी वो डिफ्यूज नहीं होगा, कहीं घूमेगा नहीं, कहीं नॉन स्पेसिफिक रिएक्शन कॉज नहीं कराएगा, बल्कि पर्टिकुलर सेल जिसके ऊपर प्रोटियोग्लाइकन प्रेजेंट है और जिसके पास वो पर्टिकुलर रिसेप्टर अवेलेबल है उसी के ऊपर बाइंड करेगा और एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, जिससे हमने फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर की एग्जांपल लेके डिस्कस किया था कि एक्चुअली जिस सेल में फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर को रिस्पॉन्ड करना होता है, सपोज ये ग्रोथ फैक्टर एक्चुअली ग्रोथ में इन्वॉल्व है ना, तो जिस सेल में ग्रोथ होनी होती है वो सेल्स क्या करते हैं, अपने सरफेस के ऊपर प्रोटियोग्लाइकन को एक्सप्रेस करवाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही आपके पास जो है वो फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिलीज होगा और ये ब्लड के थ्रू जो है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, ये स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर सेल को आके रिस्पॉन्ड करेगा जिसकी सरफेस के ऊपर ये प्रोटियोग्लाइकन अवेलेबल होंगे। तो सेल अपने जो सरफेस फीचर्स हैं इनको चेंज करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर उसकी सरफेस के ऊपर एक टाइम पे प्रोटियोग्लाइकन अटैच है तो वो परमानेंटली अटैच रहेगा, हो सकता है कि ग्रोथ के प्रोसेस के बाद वो यहाँ से प्रोटियोग्लाइकन को रिमूव करा दे। So function of proteoglycan is to bind a specific type of the signal in particular situation, in particular period. और लास्ट जो हमने चीज डिस्कस की थी वो ये थी कि आपके पास सम टाइम जो सेल की सरफेस है उसके ऊपर पर्टिकुलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल की बाइंडिंग जो है वो इन प्रोटियोग्लाइकन की मदद से होती है, जिसमें हमने कहा था कि यूजुअली आपके जो सेल सरफेस या यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा सेलुलर की बात नहीं कर रही बल्कि सेल सरफेस एंजाइम,
यानी कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं ना जो कि सेल की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हमने लिपोप्रोटीन लाइपेज की एग्जांपल ली थी कि आपके मोस्ट ऑफ द सेल्स की सरफेस के ऊपर ये एज द गेट कीपर एंजाइम्स के तौर पे एक्ट करते हैं, जो कि यहाँ पे ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। इनमें जो ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स के दरमियान ईस्टर लिंकेजेस है उनको ब्रेक करके सिर्फ और सिर्फ फैटी एसिड को सेल के अंदर आने देते हैं, ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल को बाहर रखते हैं। इट मीन्स कि ये वाला जो एंजाइम है ये सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं है बल्कि सेल के बाहर वाली सरफेस के ऊपर अवेलेबल है। तो सरफेस के ऊपर इस एंजाइम को अटैच करवाने में भी इन प्रोटियोग्लाइकेंस का इंपॉर्टेंट रोल है। यानी ये जो आपके सेल सरफेस एंजाइम्स हैं यूजुअली आपकी जो प्रोटियोग्लाइकेंस हैं उनकी एनएस डोमेन के साथ ये बाइंड करते हैं, और हमने ये चीज डिस्कस की थी कि इस बाइंडिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपकी जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, बिकॉज आपके जो proteoglycans and they have highly sulfated domains and sulfated domains are negatively charged, और आपके जो एंजाइम्स हैं ये अपने पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स की मदद से यहाँ पे क्या करते हैं, इंटरेक्शंस को डेवलप करते हैं और जो सेल की सरफेस के ऊपर अटैच करते हैं। सो यस देयर आर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंकर मॉलिक्यूल, और यहाँ पे वो एंकर मॉलिक्यूल कौन से होंगे, प्रोटियोग्लाइकेंस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोटियोग्लाइकेन एग्रीगेट्स। लाइक प्रोटियोग्लाइकेंस तो आप लोगों ने पढ़ लिया, समझ लिया कि इसमें आपके पास एक कोर प्रोटीन होती है, और ये कोर प्रोटीन सिक्रीटेड प्रोटीन भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का पार्ट है, और ये कोर प्रोटीन आपके मेम्ब्रेन का भी पार्ट हो सकती है, मेम्ब्रेन में भी अटैच हो सकती है। इस कोर प्रोटीन में यू हैव अ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड रेसिड्यू जिसको आप सीरीन कहते हैं, एंड दिस इज अ स्पेसिफिक सीरीन बिकॉज सीरीन which is part of the sequence serine glycine X and glycine, ये वो serine है जिसके ऊपर आके सल्फेटेड ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेंस अटैच होते हैं, लेकिन इनकी अटैचमेंट के लिए आपके पास यहाँ पे एक टेट्रासेक्राइड ब्रिज का होना बहुत जरूरी है, टेट्रासेक्राइड ब्रिज। और ये टेट्रासेक्राइड ब्रिज जो है ये आपके सल्फेटेड ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेंस को आपकी कोर प्रोटीन के साथ अटैच करवाएगा। नाउ ये तो आपके पास एक प्रोटियोग्लाइकेन का स्ट्रक्चर मैंने एक्सप्लेन किया, ये एक ग्लाइकन है। नाउ व्हाट आर द प्रोटियोग्लाइकन एग्रीगेट्स, प्रोटियोग्लाइकन एग्रीगेट्स। सो लेट्स सी के एग्रीगेट्स और सिंपल प्रोटियोग्लाइकन्स में किस चीज का डिफरेंस है। एग्रीगेट्स जैसे आपको नेम से पता चल रहा है कि इसमें आपके पास मल्टीपल प्रोटियोग्लाइकन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो पहले हम इसका एक रफ सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस सुप्रामोलिकुलर स्ट्रक्चर को हम एग्रीगेट की क्लास में रखते हैं, कौन से प्रोटियोग्लाइकेंस हैं जो कि प्रोटियोग्लाइकेन एग्रीगेट्स में हैं। तो जैसे अभी मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया है कि प्रोटियोग्लाइकेंस में आपके पास एक कोर प्रोटीन है, इसमें सीरीन है, पर्टिकुलर सीरीन जो कि टेट्रासेक्राइड ब्रिज की मदद से अटैच है विद दिस सल्फेटेड ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेन। हो सकता है यहाँ पे मल्टीपल आपके पास जो है वो सल्फेटेड ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेन अटैच हो। दिस इज वन प्रोटियोग्लाइकेन। ठीक है, और अगर मैं अब इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूं, आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि ये मैंने एक प्रोटियोग्लाइकेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास ये सेकेंड प्रोटियोग्लाइकेन है जिसमें आपके पास सेंट्रल कोर प्रोटीन थी, और ये जो मैं यहाँ पे ब्रांचेस ड्रॉ कर रही हूँ एक्चुअली ये रिप्रेजेंट कर रही हैं किस चीज को, ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेन को, सल्फेटेड ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेन। दिस इज थर्ड कोर प्रोटीन, और कोर प्रोटीन के साथ अगेन आपके पास यहाँ पे ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेन। तो विद इन द सेल आपके पास मल्टीपल जो प्रोटियोग्लाइकेन है वो अवेलेबल है, जिनमें एक कोर प्रोटीन के साथ सल्फेटेड ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेन क्या है, अटैच है विद द हेल्प ऑफ अ टेट्रासेक्राइड ब्रिज। समटाइम्स क्या होता है कि आपके प्रोटियोग्लाइकेन जो है ये एग्रीगेट्स बनाना शुरू कर देते हैं, यानी एक क्लस्टर की फॉर्म में इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। सपोज आपके पास यहाँ पे एक प्रोटियोग्लाइकेन है, सेकेंड प्रोटियोग्लाइकेन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 7, और इस तरह से मल्टीपल प्रोटियोग्लाइकेंस अवेलेबल होंगे, और हर एक के केस में आपके पास एक कोर प्रोटीन और कोर प्रोटीन के पास सल्फेटेड ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेन अटैच है। बच्चों तो आपके पास अगर सेल के अंदर मल्टीपल प्रोटियोग्लाइकेंस हैं और ये प्रोटियोग्लाइकेंस जो है ये एग्रीगेट्स बनाना शुरू कर दें। अब एग्रीगेट स्टेबल किस तरह से रहेंगे, यानी अगर इन्होंने एक दूसरे के साथ जो है वो ज्वाइन होना है तो देयर मस्ट बी अ लिंकर मॉलिक्यूल जो कि इन्हें लिंक अप करे।
तो यहाँ पे जो लिंकर मॉलिक्यूल होगा ये आपके पास हेल्यूरोनिक एसिड होगा। यानी आप कह सकते हैं कि इन द केस ऑफ द प्रोटियोग्लाइकेन आपके पास जो है वो मल्टीपल प्रोटियोग्लाइकेन एक मल्टीपल मॉलिक्यूल्स ऑफ द प्रोटियोग्लाइकेन एक सेंट्रल हेल्यूरोनिक एसिड के ऊपर आके अटैच होना शुरू हो जाते हैं। लाइक ये आपका एक प्रोटियोग्लाइकेन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन और इसी तरह से आपके पास जो है वो मजीद जितने भी कोर प्रोटीन्स हैं, सॉरी प्रोटियोग्लाइकेंस हैं, वो यहाँ पे अटैच होते जाएंगे। तो दिस इज एन एग्रीगेट। आप इस इंडिविजुअल स्ट्रक्चर को कहते थे कि ये प्रोटियोग्लाइकेन है, लेकिन अब इस केस में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपके मल्टीपल प्रोटियोग्लाइकेन एक सेंट्रल मॉलिक्यूल ऑफ हेल्यूरोनिक एसिड या हेल्यूरोनेट इसके साथ आके अटैच होना शुरू हो गया। और यहाँ पे अटैचमेंट किसकी मदद से हो रही है? वी हैव अ लिंक प्रोटीन, लिंक प्रोटीन। और इसका फंक्शन क्या होगा? एक प्रोटियोग्लाइकन को सेंट्रल हेल्यूरोनिक एसिड के साथ ज्वाइन करना। तो आप कह सकते हैं कि ये आपके पास एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है हेल्यूरोनिक एसिड का, जिसके ऊपर आपके पास जो ब्रांचिंग है ये ब्रांचिंग प्रोटियोग्लाइकन की हुई। तो दिस इज अ बिग मॉलिक्यूल, अ सुप्रामोलिकुलर स्ट्रक्चर, जिसको आप प्रोटियोग्लाइकन एग्रीगेट भी कहते हैं, बिकॉज इस स्ट्रक्चर की वजह से मल्टीपल प्रोटियोग्लाइकन जो है वो इकट्ठे। तो अब इस चीज को हम जरा स्लाइड से देख लेते हैं, उसके बाद जो पॉइंट्स मिस हो गए हैं उनको कंसीडर करते हैं। So supramolecular assemblies of many proteoglycans which are all bound to a single molecule of hyaluronic acid, इनको हम कहते हैं कि these are the proteoglycan aggregates। अब इन एग्रीगेट्स की कुछ स्पेशलिटीज देख लेते हैं। लाइक आपकी जो कोर प्रोटीन है, इस कोर प्रोटीन की आइडेंटिटी डिसाइड करेगी कि आपके पास वो एग्रीगेट किस किस्म का होगा। लाइक इस केस में आपकी जो सेंट्रल प्रोटीन है, लाइक ये आपके पास सेंट्रल मॉलिक्यूल है हेल्यूरोनिक एसिड का, इसको आप यहाँ से भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये वाला पूरे का पूरा स्ट्रक्चर आपके पास हेल्यूरोनिक एसिड का स्ट्रक्चर है, जिसमें ये एक आपके पास कोर प्रोटीन है और इस कोर प्रोटीन पे मल्टीपल जो है वो ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेंस अटैच है। जो ब्लू कलर में आपको ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेंस नजर आ रहे हैं, दीज आर दी केराटिन सल्फेट मॉलिक्यूल, और जो रेड कलर में आपको नजर आ रहे हैं ये कॉन्ड्राइटिन सल्फेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपके पास यहाँ पे ये जो कोर प्रोटीन है जिसके साथ ये ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेंस अटैच है, नेम ऑफ दिस कोर प्रोटीन इज एग्रीकैन। ठीक है, तो आप इन प्रोटियोग्लाइकेंस को कहेंगे कि दीज आर दी एग्रीकैन प्रोटियोग्लाइकेंस, बिकॉज इस केस में आपकी कोर प्रोटीन का नेम क्या है? एग्रीकैन। तो प्रोटियोग्लाइकेंस विल बी एग्रीकैन प्रोटियोग्लाइकेंस। और ये मल्टीपल एग्रीकैन कोर प्रोटीन जो हैं, प्रोटियोग्लाइकेंस जो हैं, ये एक सेंट्रल मॉलिक्यूल के साथ अटैच है एंड द आइडेंटिटी ऑफ दिस सेंट्रल मॉलिक्यूल इज हेल्यूरोनिक एसिड। ठीक है, तो पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोटियोग्लाइकन है जो इसके साथ अटैच हो रहा है। हेल्यूरोनिक एसिड तो सेम रहेगा, लेकिन उसके साथ जो अटैच प्रोटियोग्लाइकन है वो डिफर कर सकते हैं। लाइक आपके पास एक स्ट्रक्चर के अंदर एग्रीकेन है, दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास डिफरेंट प्रोटीन अवेलेबल हो सकती है, बिकॉज हमने ये चीज भी डिस्कस की थी कि डिफरेंट सेल्स के एक्स्ट्रा सेलुलर, डिफरेंट टिश्यूज के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जो प्रेजेंट ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। और वो डिफरेंट क्यों होते हैं? बिकॉज उन्होंने खास किस्म का वहाँ पे फंक्शन परफॉर्म करना होता है। लाइक जो साइनोवियल फ्लूइड के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, वहां पे प्रेजेंट ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेन या वहां की जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट होगी हमारे जो है वो ब्लड सेल से। इसी तरह से आई सेल के एनवायरनमेंट में जो ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेन है वो डिफरेंट है आपके बाकी सेल से। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि आइडेंटिटी क्या है प्रोटियोग्लाइकेन की, उसमें प्रेजेंट कोर प्रोटीन की, और फिर आपने उसको रिलेट करना विद द एग्रीगेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके पास यहाँ पे प्रोटियोग्लाइकेन के एग्रीगेट्स बन क्यों रहे हैं, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? लाइक हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है कि प्रोटियोग्लाइकेन अकेली अगर सेल की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में वो सिक्रीट हुई है तो वो तब भी फंक्शन परफॉर्म कर रही थी। क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही थी? वो कंफर्मेशनल एक्टिवेशन के थ्रू कोई फंक्शन परफॉर्म कर रही थी, इनहैंस प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के थ्रू कोई स्पेसिफिक फंक्शन अचीव हो रहा था, या फिर वो किसी सेल सरफेस के ऊपर जो है वो एंजाइम की बाइंडिंग में यूज हो रही थी। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि आपके जो प्रोटियोग्लाइकेन है समटाइम्स वो एक एक्सटेंडेड नेटवर्क की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एग्रीगेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और ये एग्रीगेट्स की फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करते हैं?
इसकी हमारे पास जो है वो कुछ रीजन है। लाइक आप यहाँ पे ये चीज देख सकते हैं कि आपका ये जो सेल है, इस सेल की डिफरेंट प्रोटीन्स इस एग्रीगेट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि द नेम ऑफ दिस प्रोटीन इज इंटीग्रेट। यानी जब किसी सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रोटियोग्लाइकन्स जो है वो एग्रीगेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो ये एग्रीगेट्स एक्चुअली एक ऐसी साइट है, अटैचमेंट साइट है, जिनके थ्रू कोई पर्टिकुलर सेल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ क्या कर सकता है, लिंक डेवलप कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सेल जो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में अटैच है, हमने आप लोगों को स्टार्टिंग में याद होगा कि मैंने एक चीज बताई थी कि हमारे पास जो प्रोटियोग्लाइकन है या जो ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन है, ये सेल टू सेल एडहीजन और अटैचमेंट में इन्वॉल्व है। सेल टू सेल एडहीजन में इन्वॉल्व होते हैं, यानी सेल को एडहियर करके रखते हैं उसके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ और नेबरिंग सेल्स के साथ। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि आपके पास सपोज दिस इज द सेल नंबर 1 और इस सेल की एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर प्रोटियोग्लाइकन के एग्रीगेट्स हैं और सेल की सरफेस पे कुछ ऐसी प्रोटीन्स हैं, स्पोर्ट प्रोटीन्स मैं इन्हें कहती हूँ, जो कि इस सेल को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ बाइंड कर रही है और सेल को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास सपोज सेकेंड सेल है, इस सेल के सरफेस के ऊपर भी अगर सिमिलर प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगी तो ये भी इसके साथ अटैचमेंट डेवलप करेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो सेल्स हैं वो एक टिश्यू के अंदर जो है वो एक फिक्स पोजीशन को अडॉप्ट कर लेते हैं, वहां पे एडहियर हो जाते हैं, वहां से डिफ्यूज नहीं होते। तो आपका जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, इसमें प्रेजेंट प्रोटियोग्लाइकन के एग्रीगेट सेल को एक टिश्यू की जो असेंबली है उसमें एडहियर करके रखते हैं, सेल टू सेल एडहीजन में इन्वॉल्व है। और सेकेंड हमने यहाँ पे ये देखना है कि आपके पास यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की एक जेली लाइक कंसिस्टेंसी होती है, कि वो बिल्कुल फ्लूइड नहीं होता बल्कि उसकी थिक कंसिस्टेंसी होती है जिसमें सिग्नल मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करते हैं, वो भी एक्चुअली इस प्रोटियोग्लाइकन एग्रीगेट्स की वजह से होती है। क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि आपके जो प्रोटियोग्लाइकन्स हैं इंडिविजुअली भी वो फंक्शनल थे। इंडिविजुअली किस तरह से फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, वो कन्फर्मेशनल एक्टिवेशन करवा रहे थे, इनहैंस प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन करवा रहे थे, सेल की सरफेस के ऊपर जो एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस के ऊपर जो एंजाइम्स अवेलेबल हैं उनको बाइंड करवाने में यूज हो रहे थे और आपके को रिसेप्टर के तौर पे एक्ट करते थे। ये हमने इंडिविजुअल प्रोटियोग्लाइकन्स की बात की। और फिर हमने ये कहा कि समटाइम्स आपके प्रोटियोग्लाइकन एग्रीगेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और जितने प्रोटियोग्लाइकन के एग्रीगेट्स होंगे ये आपके नेबरिंग सेल्स को ज्वाइन करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज अ नेटवर्क ऑफ एग्रीगेट और यहाँ पे आपके पास एक सेल है, देन दूसरा सेल, तीसरा सेल, ये सारे सेल्स इनमें प्रेजेंट जो सपोर्ट प्रोटीन्स हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ कनेक्शन डेवलप करती हैं और यहाँ पे एडहियर होकर रहते हैं। तो आपके सेल का और जो टिश्यू का एक कॉम्पैक्ट सा स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने के लिए सेल की सरफेस पे प्रेजेंट प्रोटीन और प्रोटियोग्लाइकन एग्रीगेट्स के दरमियान जो है वो कनेक्शन डेवलप होना बहुत जरूरी है। जी बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? क्योंकि आज यहाँ पे हम लोगों ने प्रोटियोग्लाइकन को एंड कर लिया और अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है